नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपने फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का जो साइंस का मैटर है वो अभी पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम में आपने कार्बन और उसके यौगिक के बेसिक सी जानकारी दी गई थी, जिसमें कार्बन की विशेषताएं हैं, बंध कौन कौन सा है, किसको कहा जाता है, और जो श्रृंखलन है उसको अच्छे से जाना, कार्बन किसको कहते हैं। आज देखिए इसी में आगे दे रखा है हाइड्रोकार्बन एवं इसका वर्गीकरण। कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें आपका CH4 C2H6 C2H4 C2H2, तो ये कितने भी हो सकते हैं। सामान्यतः परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते तथा स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अन्य परमाणु से संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। एक परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और ये जो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं इनको कहते हैं कक्ष। कक्ष या कोश। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 है तो वो परमाणु क्या है? स्थायी है। वो परमाणु स्थायी है, यानी उसे ना तो अन्य परमाणुओं के साथ में संयोग करने की आवश्यकता है, ना तो वो जुड़ने का प्रयास करता है और ना ही किसी को जोड़ता है, यानी वो स्थायी है। मैं अपने आप में खुश हूं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसका अष्टक पूर्ण है, चाहे कोई भी परमाणु हो, 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में। अब कोश इनको अपन ने नाम दिया था K, L, M, N और O, इस प्रकार से। तो किसी में K कोश है परमाणु क्रमांक के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, किसी में L है और किसी में M है। तो जो बाह्यतम कोश है जिस परमाणु में, अगर उसका अष्टक पूर्ण है तो क्या है? वो स्थायी है। स्थायी है मतलब उसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कितने की आवश्यकता होगी? 2 की आवश्यकता होगी, यानी वो संयोग कर सकता है। किसी के साथ में स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए मदद लेगा, जुड़ेगा उनसे और जुड़ करके अष्टक अपना पूर्ण कर लेगा। तो ये बातें थोड़ी सी हैं, इनको ध्यान में रखें। आगे देखिए, इसमें कार्बन परमाणु भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु जैसे आपके कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि से संयोग करके अणुओं का निर्माण करता है और उसी को हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अब आगे हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं। यह आपका हाइड्रोकार्बन, और इसके 2 प्रकार हैं। एक है विवर्त श्रृंखला युक्त और एक है संवर्त श्रृंखला युक्त। संवर्त जिसमें एक चक्कर बना हुआ हो, विवर्त जिसमें किसी प्रकार का चक्कर नहीं बना हुआ हो, यानी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, और इन्हीं को एलिफेटिक भी कहते हैं, एलिफेटिक यौगिक। तो तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। संवर्त यानी चक्रीय या वलय युक्त। विवर्त जो श्रृंखला युक्त है उसको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड, जैसे आपके मेथेन है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इस प्रकार से। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? जिसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो,
एकल बंध। एक है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल बॉन्ड और क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। अब देखिए आगे इसको, अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो उसको क्या कहेंगे, एल्किन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, एन। डबल बॉन्ड है तो लगाते हैं इन। ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तो लगाते हैं आइन। एल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, जैसे एसिटिलीन है, प्रोपाइन है, ये इसके उदाहरण है। इधर द्विबंध में एथीन और प्रोपेन। अब बात करें सक्रिय हाइड्रोकार्बन की, इसकी, तो इसको भी फिर से डिवाइड किया गया है। ये सारणी थोड़ी सी आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में, अच्छे से इसको ध्यान में रखें। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और इसके जो एग्जाम्पल हैं छोटे छोटे, कई कहते हैं नोट्स कैसे बनाएं। अब हाइड्रोकार्बन की पहले तो परिभाषा आपको वहां पर लिखनी है, और फिर ये मुख्य मुख्य जो पॉइंट दे रखे हैं इनको देखेंगे, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, और फिर वर्गीकरण। तो ये पूरी की पूरी सारणी आपके माइंड में फीड होनी चाहिए। एलिसाइक्लिक यौगिक, ये एलिफेटिक होते हैं, जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ में जलते हैं। जलाते हैं तो धुआं इनमें नहीं आता है, ज्वाला के साथ में जलते हैं। जैसे आपका साइक्लोहेक्सेन, ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको जलाने पर काले धुएं के साथ साथ ये जलते हैं और अन्य एरोमेटिक गुण भी दर्शाते हैं, जैसे आपकी बेंजीन। अब देखिए अगला, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचानने व समझने के लिए उनके नामकरण की अति आवश्यकता है। इस हेतु इनके नामकरण की कई पद्धतियां दी गई हैं, और इनमें से प्रमुख है, असंख्य बहुत सारे हैं कार्बनिक यौगिक, उनको पहचानने और समझने के लिए क्या करते हैं, उनका नामकरण करते हैं। जैसे अपना भी तो नामकरण किया गया है, यानी प्रत्येक व्यक्ति विशेष को पहचानने के लिए नामकरण बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से असंख्य कार्बनिक यौगिकों को पहचान करने के लिए, समझने के लिए उनका भी नामकरण जरूरी है। तो ये कुछ पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से इनको नामकरण दिया जा सकता है। पहली है रूढ़ पद्धति, यानी पुरानी। एक है व्युत्पन्न, जिसको तैयार किया जाता है। एक है IUPAC, यह है इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम ध्यान में रखें, इसकी फुल फॉर्म आपके ध्यान में होनी चाहिए। रूढ़ पद्धति किसको कहते हैं, देखिए, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत, यानी प्रकृति से किससे वो प्राप्त हुए अथवा गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे CH4, इसको कहते हैं, इसका रूढ़ नाम है मार्स गैस, और वैसे इसको बोलते हैं मेथेन। रूढ़ नाम, पुराना नाम क्या है, मार्स गैस, और ये प्राप्त की जाती है दलदल से। जो ढलान वाले क्षेत्र हैं या धंसने वाले क्षेत्र हैं, धंसने वाले, उनको कहते हैं मार्स, उनको क्या कहते हैं, मार्स। और वहां से जो प्राप्त किया जाता है तो वो मार्स गैस है आपका, दलदल से प्राप्त है। अब दलदल क्या है, दलदल तो धंसता ही है, उसमें कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो वो भी धंसता है। मार्स से स्थानों से प्राप्त है। यह मेथेनॉल है, इसको, इसका जो नाम है, रूढ़ नाम, यह है कास्ट स्प्रिट, लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है। यह एसिटिक अम्ल है, और इसका रूढ़ नाम भी क्या है, एसिटिक अम्ल। सिरके के लैटिन नाम एसिटम से यह लिया गया है। यह फार्मिक एसिड है, और इसका रूढ़ नाम यह है, देखिए, फार्मिक अम्ल। फार्मिक जो अम्ल है वो चींटी से प्राप्त किया जाता है। यह लेप्टिक अम्ल है आपका, रूढ़ नाम देख सकते हैं आप,
लेप्टम यानी दूध से प्राप्त। तो ये कुछ नाम हैं, इस सारणी को अच्छे से आप ध्यान में रखें पूरी को। कहीं से भी जैसे कास्ट स्प्रिट नाम दे दिया और इसका फॉर्मूला पूछ लिया तो वहां पर ये लिखे हुए आ सकते हैं एग्जाम में। इनमें से आपको एक ही छांटना होगा। या ये दे दिया, इसका नाम पूछ लिया, वहां पर ये नाम मिल जाए आपको। निम्नलिखित में से चिंटी से प्राप्त किया जाता है कास्ट स्प्रिट, मार्स गैस, एसिटी कमल, फार्मी कमल। तो कैसे भी क्वेश्चन अगला बना सकता है, लेकिन ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। आगे देखिए, रूढ़ पद्धति में असाकित हाइड्रोकार्बनों को नॉर्मल या एन यौगिक कहते हैं। असाकित जिसमें कोई शाखा नहीं बनी हो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़े हुए, तो असाकित है तो उसको कहेंगे नॉर्मल। एन पेंटेन। पेंटेन क्यों? देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, तो नाम क्या बनेगा? पेंटेन। अब देखिए आगे, ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं। सारणी 8.2 है, व्युत्पन्न पद्धति के अनुसार है नामकरण। एक है आपका CH4 मेथेन, और इस प्रकार से इसको दर्शाया जा सकता है। और इसके जो व्युत्पन्न नाम हैं, जो नाम हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ट्राई मेथिल मेथेन। ट्राई मेथिल मेथेन कहते हैं इसको। CH3OH कार्बिनोल, इसको ऐसे निरूपित किया जा सकता है और इसका नाम है मेथिल कार्बिनोल। तो ये नाम भी आप थोड़े थोड़े देखें इसको। एथिल कार्बिनोल है, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल है। ये जो समूह है इसको कहते हैं आइसो। इस प्रकार से हो, इस प्रकार से जो समूह है सी, ये, तो इसको बोला जाता है आइसो। और अगर इस प्रकार से है तो इस समूह को कहते हैं नियो। कार्बन से अगर परमाणु इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, दिखते हैं, तो उसको बोला जाता है नियो। ध्यान में रखें, आइसो और नियो। और ये नाम है देखिए नियो पेंटेन। कार्बन से इस प्रकार से 4 अन्य कार्बन ने संयोग कर रखा है, इसको बोला जाता है नियो पेंटेन। और व्युत्पन्न पद्धति का ये देख लिया अपन ने। अब है IUPAC पद्धति। रसायनज्ञों के जो रसायनज्ञ हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय यूनियन ने यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है, जो सर्वत्र मान्य है, कहीं भी हो पूरे विश्व में। इस पद्धति के अनुसार कुछ सरल कार्बनिक यौगिकों जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन का नामकरण निम्न अनुसार किया जाता है। जैसे साथियों, एक रूढ़ पद्धति है, वो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, लेकिन IUPAC पद्धति ये सर्वमान्य है। चाहे आप कहीं पर भी जाए, वहां पर आपकी जो रासायनिक समीकरण है, रसायनों का नाम है, वो सब जगह क्या मिलेगा? एक मिलेगा। भारत में आप एल्केन बोलते हैं तो विदेशों में भी इसको क्या बोला जाएगा? एल्केन ही बोला जाएगा। जो ये नामकरण देते हैं किस प्रकार से देते हैं, देखिए। हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन लिखा जाता है। पूर्व लगन जैसे कार्बन की संख्या कितनी है उसी के आधार पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो लिखेंगे मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्ज, 7 है तो हेप्ट,
8 है तो ओक्टे, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेके। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर। जैसे किसी कार्बन में जो परमाणु की संख्या है वो 5 है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो उसको क्या लिखेंगे? पेंट। उसको लिखा जाएगा पेंट। ये तो हो गया पूर्व लगन। कार्बन 5 देखे आपने, पेंट लिख दिया। अब उसमें देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, किससे जुड़े हुए हैं? जो अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ में, अन्य परमाणु किस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैंने बताया था एन लगाते हैं, और डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे आइन। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। पेंट है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन, और बन जाएगा क्या आपका? पेंटेन। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे, और ये बन जाएगा पेंटीन। इसी प्रकार से आइन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बन जाएगा पेंटाइन। अन्य उदाहरण कोई भी ले सकते हैं। मैथ है, सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, डबल बॉन्ड है तो मेथिन, ट्रिपल बॉन्ड है तो मेथाइन। इसी प्रकार से एथ, एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। तो ये सारे इसी प्रकार से आप ये जोड़ सकते हैं। देखना होगा जो लिखा हुआ है उसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लिखा जाता है। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर, जो मैंने आपका बताया है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। पूर्व लगन तो हमेशा परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की संख्या को देखना है। पूर्व लगन व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है। ये देखिए, हाइड्रोकार्बन में अनुलग्न का निर्धारण। अणु में कार्बन कार्बन के मध्य बंध का प्रकार यहां पर देख सकते हैं आप। एकल बंध है तो लगाते हैं एन, डबल बॉन्ड यहां पर दिख रहा है आपको तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यह है अनुलग्न, यानी जो बाद में लगाते हैं। अब और देखिए, इसमें ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मैटर, फिर कल पढ़ते हैं इसको विस्तारित रूप से आगे, जितना भी दे रखा है। ये कम से कम 4-5 पार्ट में आपका टॉपिक होगा साथियों। बड़ा चैप्टर है और अच्छे से आपको समझना भी पड़ेगा इसको। आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।